आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। झारखंड विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का आम बजट पेश कर दिया गया। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन पटल पर 1,58,560 करोड़ का बजट रखा। बजट पेश करते हुए उन्होंने इसे राज्य के गरीबों के आंसू पोंछने और झारखंड वासियों के चेहरे पर खुशी लाने वाला बताया। हमारे सभी माननीय सदस्य, चाहे वो पक्ष के हों विपक्ष के हों, अपने विचारों को रखेंगे। तब मैं बताऊंगा जिन लोगों का ये कहना है कि झारखंड राजकोषीय घाटा से गुजर रहा है, मैं उन्हें बताऊंगा कि हम कैसे जीडीपी के निर्धारित 3% सीमा से नीचे हैं और देश के कई ऐसे राज्य हैं जो हमसे बहुत अधिक उस निर्धारित सीमा से अधिक ऋण ले चुके और उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है वहां की जनता के ऊपर। इस बात को मैं कल अपने उत्तर के क्रम में, सरकार के उत्तर के क्रम में कहूंगा। महत्वपूर्ण बात यह है महोदय, राज्य ने अपने राजस्व आय, स्टेट ऑन टैक्स, स्टेट नॉन ऑन टैक्स में उत्तरोत्तर वृद्धि हासिल किया। 19-20 में राज्य के स्रोत से कुल राजस्व आय 25,521 करोड़ रुपए थी, जो वित्तीय वर्ष 24-25 में 42,732 करोड़ रुपए हो गई तथा वित्तीय वर्ष 26-27 में 66,700 करोड़ रहने का अनुमान है महोदय। ये बतलाता है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारा वित्तीय प्रबंधन है वो कितना स्वस्थ है, कितना मजबूत है, ये इस बात का द्योतक है महोदय। राज्य के आधारभूत संरचनाओं का विकास तेजी से करना हमारी प्राथमिकता रही है। ऐसे में पूंजीगत परिव्यय में उत्तरोत्तर वृद्धि करने पर हमने बल दिया है। वित्तीय वर्ष 26-27 में 37,708.10 करोड़ रुपए पूंजीगत परिव्यय का आकलन हम लोगों ने किया है, जो पूंजीगत परिव्यय में गत वर्ष की तुलना में 8.5% की वृद्धि। अध्यक्ष महोदय, राज्य की आधारभूत संरचना के विकास के लिए ऋण लेना राज्य सरकार की बाध्यता है और सरकारें ऋण लेती हैं। पूर्व में लिए गए ऋणों के भुगतान में भविष्य में संभावित किसी विपरीत आर्थिक स्थिति का सामना करने के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में वर्तमान राज्य सरकार द्वारा सिंकिंग फंड में लगातार निवेश किया जा रहा है। इस उद्देश्य से अब तक इसमें लगभग 2,801 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, जिसका उपयोग केवल ऋण भुगतान के लिए ही किया जाएगा। इसके स्वस्थ आर्थिक हित के साथ साथ राज्य की साख भी बढ़ी है। इस वर्ष इसमें 654 करोड़ रुपए का पुनः निवेश करने का प्रस्ताव है। मैं संतुष्ट करना चाहता हूं सदन को कि हमारी सरकार चारवाक की नीति पर नहीं चलती है। जातेम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत जावत जीवेत सुखम जीवेत। हम लोग इस बात कि अगर हम ऋण लेते हैं तो उसके चुकाने की भी व्यवस्था हमें करनी है और हम कर भी रहे। इसीलिए हमारी साख देश के स्तर पर बढ़ी। अध्यक्ष महोदय, राज्य की आय विशेषकर खनन राजस्व के भविष्य में कमी होने के कारण राज्य के दायित्वों में प्रतिकूल प्रभाव से बचने हेतु झारखंड बजट स्थिरीकरण कोष, झारखंड बजट स्टेबलाइजेशन फंड का गठन किया गया। इसके लिए 25-26 में 832 करोड़ रुपया तथा 26-27 में 1,209 करोड़ रुपए का निवेश हेतु बजट प्रस्तावित है। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार की सरकार पूरी तरह से विफल हुई है। जो कुप्रबंधन हिमाचल में हुआ है उसके कारण आज हिमाचल में गहरा संकट छाया है। जो कर्ज और जो आधारभूत ढांचा खड़ा होता है उसके बड़े सड़क, हवाई अड्डे, रेलवे लाइन हो, अस्पताल और शिक्षा केंद्र हो, वो नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि हिमाचल की सरकार उस पर पैसा नहीं खर्च कर पा रही है। पैसा क्यों नहीं खर्च कर पा रही है? क्योंकि हिमाचल को खर्चे में डुबा दिया है। मात्र 3 सालों में 35 से 40 हज़ार करोड़ रुपए कर्ज लेकर किसकी मौज हुई है? उन्होंने कहा कि आज हिमाचल का बच्चा जानता है कि हमने पहले भी हिमाचल के सीएम और सरकार से कहा कि जैसे हमने तेलंगाना की मदद की है वैसे हम हिमाचल की भी मदद करने को तैयार हैं। लेकिन इनका अहंकार या फिर केवल राजनीति करना, इससे उनको लाभ नहीं मिलने वाला। हिमाचल की सरकार पूरी तरह विफल हुई। जो कुप्रबंधन हिमाचल में हुआ है
उसके कारण आज हिमाचल में एक गहरा संकट छाया है, जो कर्ज का भी है और हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो आधारभूत ढांचा खड़ा होता है, जिससे बड़े सड़कें हों, हवाई अड्डे हों, रेलवे लाइन हो, अस्पताल हों, शिक्षा के केंद्र हो, नहीं बन पा रहे। क्यों? क्योंकि हिमाचल की सरकार उनके ऊपर पैसा ही नहीं खर्च कर रही। पैसा क्यों नहीं खर्च कर पा रही? क्योंकि हिमाचल को कर्जे में डुबा दिया है। मात्र 3 सालों में 35-40 हज़ार करोड़ रुपया कर्ज लेकर किसकी मौज हुई है, आज हिमाचल का बच्चा बच्चा जानता है। और यही नहीं, आरडीजी पर जितना मर्जी गुमराह करने का काम मुख्यमंत्री कर ले, इनकी टीम कर ले, उसका कोई लाभ इनको मिलने वाला नहीं है। क्योंकि सच्चाई ये है कि कुप्रबंधन हुआ है, फंड्स का सदुपयोग नहीं हुआ है, और ये दुरुपयोग के कारण आज हिमाचल उसकी सजा भुगत रहा है। और हमने पहले भी कहा मुख्यमंत्री जी से और हिमाचल की सरकार से कि आइए दिल्ली, जैसे तेलंगाना की हमने मदद की है, हिमाचल की मदद करने के लिए भी तैयार है। लेकिन अहंकार या फिर केवल राजनीति करना, इससे उनको कोई लाभ मिलने वाला नहीं। हिमाचल को केंद्र की सरकार ने ग्रांटीनेट, टैक्स डेवोल्यूशन में और सेस की जो स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसमें कुल मिलाकर 1,60,000 करोड़ रुपया ज्यादा दिया है कांग्रेस के 10 साल के मुकाबले। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली पुलिस द्वारा भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को भारत एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन में युवा कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर गिरफ्तार किया गया है और 4 दिन की हिरासत में ली गई है। उन्होंने कहा है कि मैं इस गिरफ्तारी को खारिज करता हूं। आज युवा नौकरी के लिए परेशान हो रहे हैं। देश का माहौल इतना खराब है जिस कारण प्रधानमंत्री पर लोगों का बहुत रोष है। उन्होंने कहा है कि ये लोग कांग्रेस को निशाना बना रहे, कांग्रेस को डराने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस डरने वाली नहीं है। हम लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए सभी त्याग करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि इन लोगों बीजेपी पर सीधे सीधे उन्होंने हमला बोला और कहा कि बीजेपी ने कॉमनवेल्थ में के समय में जिन स्थानों पर इवेंट चल रहे थे वहां गड़बड़ करने की कोशिश की थी। क्या उस समय इन्हें देश की छवि का ख्याल नहीं था? उन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस के लोगों को छोड़ देना चाहिए। और अमूमन इस तरह के जो प्रोटेस्ट होते हैं उसमें प्रिवेंटिव कस्टडी के बाद छोड़ दिया जाता है, पर इस वक्त न सिर्फ अरेस्ट किया जा रहा है, चार्जेस लगाए जा रहे हैं और उनको जेल भी भेजा जा रहा है। मैं ऐसा अरेस्ट करने का मैं कंडम करता हूं। जो युवा आज नौकरी के लिए तड़प रहे हैं और देश के माहौल इतना खराब हुआ है जिसके कारण मोदी जी के ऊपर लोगों का बड़ा रोष है। और मैं इसीलिए मैं ये चाहता था कि मोदी जी देश के लिए कुछ अच्छा काम करने वाले हैं, लेकिन मोदी जी ने तो देश का सत्यानाश कर दिया। और मोदी ने तो देश का सत्यानाश कर दिया और खास करके ट्रंप के सामने उन्होंने घुटने टेके, नाक रगड़ के उनके सारे कंडीशन को उन्होंने मान लिया, जिससे पूरा देश शर्मिंदा हो गया। जो चीजें हमारे किसानों के मदद के लिए या किसानों की अच्छाई के लिए हमको करना चाहिए था, उसका बजाय उन्होंने किसानों का सत्यानाश करने का
उनसे बातचीत की है और एक उन्होंने ये भी काम कर दिया कि जो देश में पहले से ही लोग ये समझते थे कि भाई मोदी जी देश की अच्छाई के लिए ट्रंप से बात कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप हमारे को गुलाम बना रहा है और ये गुलामी में ढकलने का काम और हमको बाउंडेड लेबर बनाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं इसको कंडेम करता हूँ। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने दिल्ली पुलिस द्वारा भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिम को भारत एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन में युवा कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है, उन्होंने कहा कि यह नेशनल शेम है। इनके शॉर्टलेस प्रदर्शन के लिए तो कांग्रेस के अलायंस पार्टनर भी नहीं बोल पा रहे। यह इतना शेमलेस कृत्य था। एआई समिट में जो किया गया था यह 4-5 लोगों का काम नहीं, बल्कि इसमें राहुल गांधी समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी शामिल थे। नहीं, उनको अरेस्ट नहीं कराया तो उनको क्या भारत रत्न देखा भारत की बदनामी करवाने के लिए? ये बब्बर शेर नहीं है राहुल गांधी, ये नेशनल शेम है। और आपका जो शर्टलेस, टॉपलेस, शेमलेस, कैरेक्टरलेस एक्ट था, उसके तो समर्थन में अब मार्गरेट आल्वा जी भी नहीं बोल पा रही है, कांग्रेस के नेता नहीं बोल पा रहे, कांग्रेस के अलायंस पार्टनर नहीं बोल पा रहे। समाजवादी पार्टी हो गई, टीएमसी, उद्धव सेना, डीएमके, कोई भी समर्थन नहीं कर रहा। ये इतना शेमलेस कृत्य था। पर आज एक बात स्पष्ट है कि ये जो किया गया एआई समिट पर भारत मंडपम में, ये कोई 4-5 लोगों की कारस्थान नहीं थी। ये डीप कॉन्स्पिरेसी थी जिसमें राहुल गांधी स्वयं और उनके बाकी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस षड्यंत्र का हिस्सा थे। भारत की बदनामी कैसे कराई जाए, क्योंकि हमने ट्रैक रिकॉर्ड देखे हैं। ये विदेश में जाकर बोलते हैं भारत की लोकतंत्र मर चुकी है, भारत का इकोनॉमी डेड है। वो जाकर बोलते हैं कि भाई ऑपरेशन सिंदूर फेलियर हो गया, सेना कमजोर है भारत की। तो भारत के खिलाफ जो झूठ और दुष्प्रचार और बदनामी फैलाने का ठेका है, सुपारी है, सोरोस एजेंट राहुल गांधी ने उठाया है। बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने दिल्ली पुलिस द्वारा भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिम को भारत एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन में युवा कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर गिरफ्तार किए जाने पर कहा कि कांग्रेसियों ने देश को शर्मसार किया है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने एआई समिट में विरोध प्रदर्शन करने के लिए उन कार्यकर्ताओं को वहां भेजा था, उन सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने देश को बदनाम किया है। एआई समिट में देखिए, कांग्रेसियों ने जिस तरह की हरकत की, देश को शर्मसार किया, जिस तरह देश को बदनाम किया, नंगे हो गए कांग्रेसी। पहले से नंगे थे लेकिन नंगापन दिखा दिया। इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो इनके सूत्रधार हैं, जिन लोगों ने उकसाकर वहां भेजा है, उन सब की जांच होनी चाहिए, चाहे वो कितना बड़ा व्यक्ति हो। देश के खिलाफ इस तरह की हरकत करना, इन पर तो देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। देश को बदनाम किया। देशद्रोह क्या होता है कि पूरे दुनिया के सामने लोग आए और दुनिया के सामने जाकर भारत को बदनाम करें, देश को बदनाम करें, देश की प्रतिष्ठा पे बट्टा लगाने का काम करें। इन लोगों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आइंदा ये कभी ऐसी हिम्मत न कर पाए। चलिए आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दिल्ली पुलिस द्वारा भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिम को भारत एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन में युवा कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर गिरफ्तार किए जाने पर कहा कि बहुत शर्म की बात है कि शांतिपूर्ण आंदोलन करने में भी आपको दिक्कत होती है। तानाशाह को किसी ने आईना दिखाया तो वो उसको जेल में डाल देगा। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या पुलवामा के सारे आतंकी गिरफ्तार हो गए? क्या पहलगाम हमले के सारे आतंकी गिरफ्तार हो गए? क्या लाल किले बम ब्लास्ट के सारे आतंकी गिरफ्तार हो गए? एक टी शर्ट उतारने से आप डर जाते हो, लेकिन देश में आतंकी हमले हो जाते हैं और आप गिरफ्तारी नहीं कर पाते हो। उन्होंने कहा ये इस सरकार की सच्चाई है। बहुत शर्म की बात है कि शांतिपूर्ण आंदोलन करने में भी आपको परेशानी होती है, तानाशाह को परेशानी होती है। तानाशाह को किसी ने आईना दिखाया तो वो उसको जेल डाल देगा। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या पुलवामा के आतंकी सारे गिरफ्तार हो गए? क्या पहलगाम हमले के सारे आतंकी गिरफ्तार हो गए?
क्या लाल किले ब्लास्ट के सारे आतंकी गिरफ्तार हो गए? एक टी शर्ट उतारने से आप इतना डर जाते हो, देश में आतंकी हमले हो जाते हैं और आप गिरफ्तारी नहीं कर पाते हो। ये इस सरकार। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र उर्फ जीतू पटवारी ने कहा है कि लोकतंत्र में आवाज उठाना देश की परंपरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर मौन क्यों है? देश के सामने सच्चाई सामने आनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले नोटबंदी को अच्छा बताया था। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी देश के विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और जहां दर्द और दुख होता है वे वहां आवाज उठा रहे हैं। बीजेपी के सभी मंत्री उनके पीछे पड़े हैं, लेकिन फिर भी वे देश हित में अपनी बात रखते हैं। देश के आने वाले प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे, उन्होंने ऐसा दावा किया है। ने देश के प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र में जो एक विपक्ष का दायित्व होता है, उन लोगों के खिलाफ तानाशाही चालू कर दी है। लोकतंत्र में आवाज उठाना हिंदुस्तान की परंपराओं का हिस्सा है। लोकतंत्र में प्रधानमंत्री की जो भाषा है वो शर्मसार करती है देश को। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस नंगी है पहले से, ये वर्ड है, ये देश के प्रधानमंत्री के हैं। देश के प्रधानमंत्री ने जब चुप क्यों रहे, मौन क्यों रहे जब ट्रंप ने कहा मैं आपका पॉलिटिकल कैरियर कोलैप्स कर दूंगा? क्यों चुप रहे तब वो, जब उन्होंने कहा सीज फायर मैंने करवाया? जब देश के किसान 0% टैरिफ पर अपनी फसल अमेरिका जा सकती है और वहां 18% लगेगा जाने के लिए और उनका 0% में आएगा, ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री ने क्या हित देखा देश के किसानों का? तब चुप क्यों है? एआई को लेकर जिस तरीके का सब्जबाग दिखाया गया, जो पूरी दुनिया में वो एक जो रोबोट की स्थिति बनी चाइना से लाकर एक यूनिवर्सिटी की बात आई, ये अल्टीमेटली क्या था? मतलब लोगों को मैनेजमेंट से गुमराह करने का हिस्सा। तो अल्टीमेटली सच्चाई देश के सामने आए, सच्चाई से देश रूबरू हो, देश की स्थिति क्या है, देश के आम जनता की परिस्थिति क्या है, इससे देश के प्रधानमंत्री को वास्तविकता में अवगत होना चाहिए और देश को उस दिशा में ले जाना चाहिए। ये तो नैरेटिव वॉर है ना, सरकार जो कह रही है यूथ कांग्रेस को लेकर, उससे इधर गिरफ्तारी हो गई, कांग्रेस का अगला स्टैंड क्या होगा? सरकार तो सच है कि नरेंद्र मोदी तो पहले नोटबंदी को भी अच्छी बताते थे, नरेंद्र मोदी तो पहले कोविड में भी थाली बजवाते थे, नरेंद्र मोदी ने जीएसटी अच्छी बताई, नरेंद्र मोदी ने जब जब भी पाप किया इस देश के साथ, जब जब भी झूठ बोला इस देश के साथ, तो देश को साथ लेने की कोशिश की, नैरेटिव बनाने की कोशिश की और फिर लोगों के साथ कुठाराघात किया, वही याद चल रहा है। कांग्रेस के अंदर से सवाल उठ रहे हैं राहुल गांधी को लेकर, लेकिन जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि राहुल गांधी एलओपी का जो दायित्व है वो निभाते हैं, हरदम बीजेपी से लड़ते हुए वो दिखते हैं, लेकिन मणिशंकर अय्यर पार्टी के अंदर से सवाल उठा रहे हैं। मैं समझता हूं कि मणिशंकर अय्यर जी की जो सोच है, जो विचार है, वो देश जानता है। जहां तक प्रश्न है राहुल गांधी का, एक से देशभक्त सच्चा नागरिक जो लगातार देश के विपक्ष की भूमिका निभाना, दलितों के, पीड़ितों के, दुखियों के, सर्वहारा के, किसानों के, युवाओं के, जहां परेशानी होती है, जहां दर्द होता है, जहां दुख होता है, वहां आवाज उठाते रहते हैं। और एक ही देश में नागरिक है ऐसा, सिर्फ एक नागरिक राहुल गांधी, जिसके खिलाफ देश के सारे मंत्री, सारे बीजेपी के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, पूरा उनका सिस्टम सब लगे हुए हैं, फिर भी दृढ़ता से अपनी बात कहते हैं, देश हित में कहते हैं, देश के लिए कहते हैं। जब मैं मणिशंकर अय्यर जी का इतना बोलने से पहले विचार करना चाहिए कि दुनिया में एक व्यक्ति ऐसा है 200 साल की हिस्ट्री में जिसने 4000 किलोमीटर पैदल चल के सिर्फ प्रेम प्यार मोहब्बत की बात की, देश की समस्याओं की बात की। कि राहुल गांधी ही इंडिया ब्लॉक के नेता हैं, मौका मिलने 100% मंत्री बनेंगे। किसने कहा? देश कह रहा है चिल्ला चिल्ला करके आने वाला प्रधानमंत्री देश का राहुल गांधी है। किसी एक व्यक्ति या दो नेताओं के कहने से ना जाना है ना आना है। 100% आने वाले समय में देश का किसान चाहता है, देश का युवा चाहता है, देश का आम नागरिक चाहता है, देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी बने। लेकिन उधर स्टालिन का बेटा भी कह रहा है कि जो स्टालिन है वो सिर्फ तमिलनाडु का नेता नहीं, देश भर का नेता है। ठीक है, वो उनकी अपनी भावना है और नेचुरल है, मुख्यमंत्री है तो देश के नेता हो सकते हैं, इसमें क्या। रांची से दिल्ली जा रही रेड बर्ड एविएशन की चार्टर्ड एम्बुलेंस चतरा में क्रैश हो गई। आपको बता दें कि रांची से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली रेड बर्ड एविएशन की निजी चार्टर्ड एम्बुलेंस चतरा जिले के जंगल क्षेत्र में क्रैश हो गई, जिससे 7 लोगों की जान चली गई। आपको बता दें कि विमान ने सोमवार शाम की बात कर रहे हैं, विमान ने सोमवार शाम करीब 7 बजे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी और रात 8:30 बजे दिल्ली पहुंचना निर्धारित था। लेकिन विमान में बता दें कि विमान में एक मरीज, मेडिकल टीम और क्रू सहित कुल 5 लोग सवार थे। उड़ान में के कुछ समय बाद मौसम खराब होने पर अचानक से मौसम खराब हुआ और उसके बाद एडीसी से संपर्क टूट गया।
घटना की सूचना मिलते ही झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि ये जांच का विषय है, एक्सपर्ट लोगों की टीम आ रही है, वो जांच करेगी, उसके बाद सच्चाई पता चलेगी। यह अचानक से हुई घटना से पूरे झारखंड में दुख जताया जा रहा है। आपको बता दें कि झारखंड के केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री झारखंड में उनका निवास स्थान है और उन्होंने कहा कि रांची दिल्ली एयर एम्बुलेंस दुर्घटना पर दुख जताया है और कहा ये दुखद है। एयर एम्बुलेंस जा रही थी और एकाएक मौसम खराब हो गया। ये जांच का विषय है कि प्लेन कैसे क्रैश हुआ, ये बहुत दुखद है। उन्होंने कहा कि हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। अब ये तो जांच का विषय है। देखिए एक्सपर्ट लोग आ रहे हैं, 12:30 बजे तक दिल्ली से ये टीम आ रही है, तो वो लोग जांच करेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि व्हाट इज द फैक्ट, रियल फैक्ट क्या है, उसके बाद विल टॉक। देखिए दुखद है और एक एयर एम्बुलेंस से एक मरीज था, रांची में ही एडमिट थे, वो आग से झुलसे हुए थे, तो एयर एम्बुलेंस जा रहे थे। मौसम एकाएक खराब हुआ, लगभग 7:30 का मौसम था, एकदम साफ मौसम था। हम सब रांची के अंदर चुनाव खत्म करके वापस लौट रहे थे, एकाएक बादल बहुत गरजे, बिजली चमक रही थी, भारी बारिश, और उसी में लगता है जब टेक ऑफ हुआ और मुश्किल से यहां चतरा माने 10-15 मिनट की फ्लाइट उड़ी होगी और उस समय क्रैश होने की सूचना आई। तो अब तो जांच का विषय है कि प्लेन कैसे क्रैश हुआ। बहुत दुखद है। एक मरीज जो इलाज कराने जा रहा था, उसकी पत्नी थी, उसका भांजा था, एक डॉक्टर, एक पैरामेडिकल स्टाफ, 2 पायलट। तो अब जांच के बाद ही कुछ आ सकता है, किंतु मौसम खराब था, ये तो हम सब देख ही रहे थे। बहुत जबरदस्त एकाएक मौसम ने करवट ली और जांच के बाद निर्णय, लेकिन बहुत दुखद है। हम सब उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रे कर सकते हैं। ऐसे मौसम विभाग ने एक अलर्ट जारी किया था। हाँ, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था, येलो अलर्ट था, आज भी है, किंतु एकदम बिल्कुल दिन भर मौसम साफ था। हम सब चुनाव में व्यस्त थे, नगर निगम के चुनाव हो रहे थे। जब वापस हम लोग लौट रहे थे, एकदम साफ मौसम, एकदम करवटली, और करवटली लगता है। अब तो देखिए हम सब तो एक्सपर्ट नहीं है, किंतु ऐसा एहसास होता है कि भारी बारिश और बादल गरजना और तेज हवा के बीच में कहीं विमान के संतुलन में कुछ हुआ होगा, लेकिन अब तो जांच के बाद ही कुछ बात सामने आएगी, लेकिन ये बहुत दुखद है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।